नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव से पहले राहुल सोनिया को बड़ा झटका। करीबी नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़कर थामा बीजेपी का दामन, बोले व्यक्ति पूजा बर्दाश्त नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी, शाह और नड्डा से की मुलाकात। बंगाल के हालात को बताया चिंताजनक। बीजेपी ने ममता को दी चुनौती। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने की दलितों को लुभाने की तैयारी। बीएसपी से गठबंधन की हलचल, लेकिन सीटों पर फंसा पेच। रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ बेनकाब। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने कहा केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत और सारा ने कभी नहीं किया नशा। और एलएसी पर चीन ने दिखाई गीदड़ भपकी। भारत ने उड़ाया राफेल तो ड्रैगन हुआ फेल। चीन के युद्धाभ्यास का भारत ने किया करारा जवाब। सबसे पहले बात कांग्रेस की। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सोनिया और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने हाथ का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद का कांग्रेस से जाना राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। डॉक्टर साहब, सोनिया राहुल से पार्टी नहीं संभल रही, वो देश क्या संभालेंगे? देखिए, ये जो आज की घटना हुई है, जितिन प्रसाद का जाना राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही करीब हुआ करते थे। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसी तरीके से ये जितिन प्रसाद का भी बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप हुआ करता था राहुल गांधी से। लेकिन सवाल ये कि अचानक से ऐसे क्यों वो चले गए? वो इसलिए चले गए क्योंकि प्रियंका वाड्रा उन्हें चैन से राजनीति करने नहीं देना चाह रही थी। दिक्कत क्या है, जितिन प्रसाद जो काम करना चाहते थे उन्हें रुकवाया जाता था। कई जगहों से इस तरह की मांग उठवा दी गई कि जितिन प्रसाद को सैक किया जाए, उसको हटाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो आपने बड़ा सवाल किया है, राहुल गांधी से पार्टी नहीं चल पा रहा। वो इसलिए नहीं चल पा रहा कि राहुल गांधी के दिमाग में किसी ने ये एक वायरस डाल दिया है कि आप सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, मीडिया, इसके जरिए अगर आप सरकार पे हमला करते रहेंगे तो आप अगली बार चुनाव जीत जाएंगे। जितिन प्रसाद वगैरह उस धरा के लीडर हैं जो सोशल मीडिया पे कम, आम लोगों के बीच ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वो एक ब्राह्मण फेस है कांग्रेस पार्टी की, और वो अचानक से शिफ्ट कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जैसे ही वो उनकी एंट्री होती है, आप देखिए सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। योगी जी ने भी कहा स्वागत है। ये तो आपने एक ऐसा जो कह सकते हैं कि मोहरा कांग्रेस पार्टी ने खोया है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पैर के नीचे से ब्राह्मण वोट खत्म हुआ, बल्कि जो रूठे हुए ब्राह्मण वोट थे भारतीय जनता पार्टी के जितिन प्रसाद की वजह से, वो वापस भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आ जाएंगे। तो ये जो घटना है, खास करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, और कांग्रेस एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। जी, अब बात बंगाल की। दिल्ली आए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज पीएम मोदी से बात की। इस दौरान शुभेंदु ने बंगाल के हालात को बेहद चिंताजनक बताया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। दूसरी तरफ ममता गैंग की तरफ से लगातार बीजेपी को तोड़ने की खबर के बीच बीजेपी ने चुनौती दी कि अगर दम है तो पार्टी के नेताओं को तोड़ कर दिखाओ। डॉक्टर साहब, क्या ममता के जंगल राज पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, सरकार इस मूड में नहीं है कि वो अपने से कोई एक्शन ले, क्योंकि जैसे ही वो एक्शन लेगी, सरकार अपने इमेज को शायद वो हैंडल नहीं कर पाएगी, बचा नहीं पाएगी। क्योंकि ये तो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो विपक्ष, ये कांग्रेसी जो इकोसिस्टम है, वो ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई ये तो संविधान को जो है का उल्लंघन है, यहाँ फासिज्म है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने जो है सैक कर दिया, बहुत बड़ा पाप हो गया, ब्ला ब्ला। और इस तरह के अटैक को किस तरह से टैकल किया जाए, ये बीजेपी के पास उसका अकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, समर्थन है, सब कुछ है, लेकिन नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है उसमें वो फिसड्डी है।
इन लोगों ने जो सोशल मीडिया के लिए जो काम किया था 2014 से पहले, उसके बाद से वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। जो लोग आईटी देखते हैं, जो लोग वो उस चीज़ों को चलाते हैं, अब वो बिल्कुल ही मीडियोकर किस्म के लोग हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हाल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष सोशल मीडिया पे बीजेपी को बाकायदा हराने में कामयाब होता नज़र आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा था कि भाई आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। आप अपने इमेज जो डैमेज होने वाला है वो कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आप फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आप फैसला आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप वहाँ पे अर्जी लगवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूछताछ हो रही है, वहाँ जांच की रिपोर्ट आएगी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये तय कर दे कि भाई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसा है कि आर्टिकल 356 लगना है, तब तो वो लगाया जा सकता है। अदरवाइज इस तथाकथित मजबूत सरकार के बस में नहीं है कि वहाँ पे वो राष्ट्रपति शासन लागू करे। लेकिन जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई कि जो हवा जो बनाई जा रही थी, जो अफवाह उड़ाया जा रहा था कि भाई बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे, तो आज इस तरह की चुनौती दी गई है, जिसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने वो तमाम जो एमएलएज हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया है। तब उसके बाद इस तरह का चैलेंज टीएमसी को दिया गया है। जी, अगली खबर पंजाब से। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद शिरोमणि अकाली दल अब पंजाब में दलितों को लुभाने के लिए बीएसपी से गठबंधन करने की तैयारी में है। इसके लिए अकाली दल ने बीजेपी की सारी सीट बीएसपी को देने की बात कही है, लेकिन मायावती ने ज्यादा सीटों की मांग रखी है। डॉक्टर साहब, ये अकाली दल तो बीजेपी से गिरा और बीएसपी में अटका। देखिए, राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होते। एक और खबर आई है दिल्ली में, एनडीएमसी के चेयरमैन, जो वहाँ बीजेपी के बहुमत है, ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे अकाली दल के लीडर को जो है चेयरमैन बनाया गया है। ये क्या मतलब है? पार्टी तो अकाली दल पंजाब में, वही अकाली दल दिल्ली में ही है। अब अचानक से ये यू टर्न लेकर के आप बनाते हैं, उसको समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब है कि इन चुनाव को लेकर के बहुत सारी खिचड़ियाँ पकाई जा रही हैं। जो पंजाब की स्थिति है, पंजाब में अकाली दल अकेले कैप्टन अमरिंदर का मुकाबला नहीं कर पाएगी। चूँकि किसान के मुद्दों के ऊपर वो बीजेपी से अलग हो गई है, तो वो एक नया कोई अलायंस पार्टनर ढूंढेगी और ये स्वाभाविक है और नेचुरल सी बात है। तो बीएसपी वहाँ पे ज़्यादा तो सीटें जीतती नहीं है, लेकिन यूपी के बाद अगर बीएसपी कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत है तो वो पंजाब है, क्योंकि उनको वहाँ वोट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इसलिए ये जो अकाली दल का जो अंडरस्टैंडिंग बीएसपी की तरफ हो रहा है वो अकाली दल को फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन मायावती तो मायावती है, शी इज़ अ वेरी टफ बार्गेनर। वो बार्गेन करेंगी और ये जो खबरें आ रही है कि बातचीत चल रही है, ये बात सही है, बातचीत चल रही है। और मायावती ये चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हें मिले। और आगे चल के मैं एक और प्रेडिक्शन बता दूं कि ऐसा भी आप देख सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक रहा, अगर सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इस अलायंस में भारतीय जनता पार्टी भी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव पंजाब में लड़ सकती है। जी, अब खबर सुशांत सिंह राजपूत केस पर। ड्रग्स केस से बचने के लिए नए नए गेम खेल रही रिया चक्रवर्ती का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। रिया के सुशांत और सारा अली खान पर लगाए गए नशे के आरोप को एक्टर नीतीश भारद्वाज ने खारिज कर दिया और कहा कि केदारनाथ के सेट पर सुशांत और सारा को कभी भी नशे में नहीं देखा गया। डॉक्टर साहब, बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग हर बार बेनकाब हो रहा है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये जो खबरें आ रही हैं पिछले 2-3 दिनों में, वो एक पीआर एक्सरसाइज है, इसको समझ लीजिए। ये जो रिया चक्रवर्ती, ये जो बॉलीवुड गैंग, ये सारे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश में जुटे हुए थे, ये पूरा का पूरा महकमा, इस पूरी लॉबी जो बॉम्बे के अंदर जो है बैठी हुई है, उनको ये बात मालूम है कि 14 तारीख को तक जो है सोशल मीडिया में सुशांत की मौत और उसकी मिस्ट्री से जुड़ी हुई जो है चीज़ें ट्रेंड करेंगी, दुनिया भर में रैलियां निकलेंगी, लोग फोटो शेयर करेंगे, सुशांत के मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसके जो सबसे जो विलन जो किरदार है रिया चक्रवर्ती को आप पहले से ही उस लाइट में पेश करना चालू कर देते हैं और आप उस थ्योरी को फिर से आप कहते हैं कि भाई वो तो
फेल्ड एक्टर था, वो ड्रगी था, ड्रग्स लेता था, होशो हवास में नहीं रहता था, सारा अली के साथ भी वो ड्रग्स लेता था, वो अपने सिस्टर के साथ भी ड्रग्स लेता था, वो अपने जीजा के साथ भी ड्रग्स लिया करता था। ये सारी बातें बताई जाएगी। और ये रिया चक्रवर्ती, ये सती सावित्री थी, ये तो बिल्कुल भोली भाली लड़की थी, इसको तो मीडिया वालों ने विच हंटिंग की है और इसलिए देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल दिया, शी इज द मोस्ट डिजायरेबल वुमन इन द कंट्री नाउ। सर्वे आ गया, दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी और तमाम बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस जो हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा और रिया चक्रवर्ती जो है मोस्ट डिजायरेबल वुमन बन गई। अब पता नहीं कि ये मोस्ट डिजायरेबल वुमन कैसे बन गई। एक भी तो फिल्म मैं जानता नहीं हूँ कि जिसको में कोई इसने अच्छा रोल किया हो, कोई फिल्म हिट फिल्म उसने दी हो, आपको मालूम हो तो आप बताइएगा। तो ये अचानक से ये सारे एक्ट्रेसेस के ऊपर चली गई, तो उससे बिल्कुल साफ है कि अभी खेल शुरू हुआ है। एक सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि ये जो दलाल मीडिया है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर हर किस्म का कीचड़ उछालने का काम करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये फिर से आवाज़ उठने वाली है पूरी दुनिया में कि लोग ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री की हकीकत क्या है। जी, आखिरी खबर चीन की नई चाल पर। चीन ने एलएसी पर फिर युद्धाभ्यास कर भारत को गीदड़ भभकी दिखाने की कोशिश की, तो भारत ने भी फौरन जवाब दे दिया। एलएसी इलाके में राफेल उड़ाकर भारत ने जता दिया कि वो भी तैयार है। चीन अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है, लेकिन अब मोदी के नेतृत्व वाले भारत के भी तेवर बदले हुए हैं। डॉक्टर साहब, गलवान में भारत के हाथों पिटने के बाद अब चीन को भारत के बदलते तेवर का पता होना ही चाहिए। देखिए, ये जो युद्धाभ्यास होता है, कोई भी कंट्री है, बॉर्डर है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी, वो अपने बॉर्डर के अंदर क्या करता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप युद्धाभ्यास करें, आप सेल की प्रैक्टिस करें, निशानेबाजी करें, आपका लुकआउट है, आप करें, आप उसके लिए। तो युद्धाभ्यास जो हो रहा था वो दरअसल वो हिंदुस्तान के लिए नहीं है। खबर तो लोग चला रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के लिए नहीं है। 1 साल के अंदर चाइनीज़ आर्मी जो बॉर्डर पे है उनकी हवा निकल गई है, वो परेशान हो गए, लोगों की मौत हो रही है, वो घर जाना चाहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। वो उस मेंटल मेकअप में ही नहीं है कि अगर युद्ध शुरू हो जाए तो वो लड़ भी पाएंगे, वो उस मेंटल फ्रेम में भी नहीं है। ऑक्सीजन कमी की वजह से बहुत हेलुसिनेशन भी होता है। तो उनके दमखम को बढ़ाने के लिए तो बॉर्डर के इलाके के ऊपर युद्धाभ्यास किया गया, तो कुछ हवाई जहाज वगैरह भी जो ऊपर से चलाया गया। तो इंडिया वाले तो सतर्क हैं। इंडिया वालों का जो हमारी सेना का मुकाबला वो चाइनीज़ इस बार कर ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर वो चाइनीज़ को ये आभास जरा सा भी हो जाए कि हम घुस करके ज़मीन को कैप्चर कर सकते हैं, पूरे लेक को या जो भी इलाका, तो अब तक चाइनीज़ वो कर चुके होते। गलवान में जो पिटाई खाए हैं कि बिना हथियार के हमारे सैनिकों ने 60 लोगों के शरीर को फाड़ के बराबर कर दिया, वो खौफ, वो डर, वो इतना ज़्यादा घर कर गया है कि जिस वजह से वो इस तरह का युद्धाभ्यास वगैरह करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो रेडी रहती है। तो उन्होंने कुछ हवाई जहाज उधर चलाए, हम लोगों ने राफेल तैनात कर दिए, राफेल उड़ा दिया हमने। राफेल उड़ाने के बाद इन लोगों को सारे होश ठिकाने आ गए, मामला ख़त्म हो गया। अब देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में अब ये जो समर जो है पीक पे होगा, तो क्या उस वक्त चाइनीज़ कोई मूवमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कल हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान हमने और भी ज़्यादा मजबूती से तैयारी कर ली है चीनियों से निपटने की। तो ये वहाँ की रियल सिचुएशन है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।